दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस मंच पर हम लोगों ने जो विज्ञान की ये एमसीक्यू सीरीज प्रारंभ की है उसके अंतर्गत ये हमारा आज तीसरा लेक्चर है। और इस तीसरे लेक्चर में आज हम लोग जो प्रश्न लेकर आए हैं वो है ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त पर आधारित। तो मानव रक्त पर जितने भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और जितने भी प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का एक साथ समावेशन करने का मैंने प्रयत्न किया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों से लाभ प्राप्त हो और आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी एक सही दिशा में चल सके। तो आइए हम बिना ज्यादा समय लेते हुए अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम लोग कि आज कौन कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो ये हमारी उड़ान एकेडमी है ना। इसकी ऑफलाइन जो क्लासेस हैं ये इंद्रपुरी भोपाल में संचालित हैं। आप चाहें तो यहाँ पर विजिट करके है ना इंक्वायरी कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आइए फिर हम लोग सीधे अपने है ना प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का ये जो हमारा नया बैच है ना, ये 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और इसका टाइम है शाम को 5 बजे से लेकर है ना 8 बजे तक का ये बैच रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी या विद्यार्थी इसमें इंटरेस्टेड हो आप जल्दी से जल्दी हमारी एकेडमी से आप संपर्क करें और साथ ही साथ इस बैच का आप हिस्सा बने और इस बैच में दी जाने वाली सुविधाओं का आप सीधे सीधे लाभ उठा सकें, है ना। इसी उद्देश्य के साथ है ना हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न क्रमांक 1 की बात करता हूं तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है कि रक्त में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन को बांधकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। विच प्रोटीन इन द ब्लड बाइंड्स ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि सीधा सा एक सिंपल सा बिल्कुल सवाल है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन, ऐसा कौन सा है ना यहां पर हमें ऐसा एक तरीके से है ना कौन सा हमें प्रोटीन देखने को मिल रहा है ना जिसका कार्य है कि ऑक्सीजन को ये अपने साथ बांधता है और उसे एक स्थान से या एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का ये कार्य करता है ना। क्या इसका उत्तर फाइब्रोनोजिन यानी ऑप्शन ए है ना, ये इसका आंसर नहीं है। क्या ऑप्शन बी एंटीबॉडी है? नहीं है। हेमोग्लोबिन है क्या? यस, हेमोग्लोबिन ही ये काम करता है। और डी यानी कि क्या एल्ब्यूमिन है क्या? तो ये भी नहीं है। तो ये जो हमारा पहला सवाल है इस पहले सवाल का है ना सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या है? ये हेमोग्लोबिन है ना। अब जब भी हम हेमोग्लोबिन की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो बेसिकली हेमोग्लोबिन होता है ना वो एक तरीके का प्रोटीन है ना। और ये ऐसा प्रोटीन है जो पिगमेंट यानी कि एक वर्णक की तरह काम करता है। और पिगमेंट या वर्णक का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस यानी कि ऐसे पदार्थ होते हैं है ना जो क्या करते हैं है ना दूसरों को रंग प्रदान करते हैं। हेमोग्लोबिन की वजह से ही, इसके प्रेजेंस से ही है ना जो हमारा ब्लड होता है ना जो हमारा रक्त होता है इसका रंग कैसा दिखाई पड़ता है ना। इसका कलर एक तो रेड हमें यहां पर है ना देखने को मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ना वो है हेमोग्लोबिन है ना। फाइब्रोनोजिन का काम क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग करता है यानी कि ये रक्त का थक्का बनाने के लिए ये जिम्मेदार होता है ना। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है कि ये हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को है ना ये स्ट्रांग बनाने का काम करती हैं। और ऑप्शन डी जो कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है और ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा है ना इस प्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है तो ये भी रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है ना होता है। ब्लड क्लॉटिंग में है ना इसका इस्तेमाल हमें होता हुआ है ना नजर आता है। तो अगर हम अपने पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल क्या था और किस तरीके से उसको हम लोगों ने अप्रोच किया आपको यह निश्चित तौर पर समझ में आया होगा है ना। अब यहाँ इमेज में आप सीधे तौर पर ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ना रेड ब्लड सेल्स यानी कि ये जो है ना हमारी लाल रक्त कोशिका
कोशिकाएं होती हैं, है ना, इन रेड ब्लड सेल्स में अगर आप देखें तो इसमें ये हेमोग्लोबिन मौजूद होता है और इसी हेमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होगा कि जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर या उसका रंग बेसिकली कैसा दिखाई पड़ता है, तो ये हमें लाल रंग की देखने को मिलती है। आइए फिर हम बढ़ते हैं अपने, है ना, अगले प्रश्न की ओर। तो जब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है कि किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि किस तरह की WBCs, है ना, शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं, है ना। इंग्लिश में क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ WBCs प्ले अ की रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द बॉडी, यानी कि, है ना, आप सबको पता होगा कि WBC जो कि एक तरह की रक्त कोशिका है ना, और ऐसी कोशिका जिसका काम रक्त को बनाने में होता है या ऐसी कोशिका जो रक्त में मौजूद होती है ना, उसी में से एक सेल पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं WBC, है ना। अब ये जो WBC है उसके भी बहुत सारे टाइप, कई सारे प्रकार होते हैं, है ना। उनमें भी कौन सा टाइप ऐसा है ना, जो शरीर को इम्यूनिटी यानी कि जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता, है ना, प्रदान करती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि शरीर की एक ऐसी शक्ति, है ना, जो बीमारियों से लड़ पाने में क्या है, सक्षम अर्थात कैपेबल होता है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है ना, उसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, है ना। अब ऑप्शन आप देखिए तो क्या इसका सही जवाब लिम्फोसाइट से क्या, है ना, क्या इसका जवाब प्लेटलेट से क्या इसका जवाब ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट से क्या, या फिर ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल से क्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, लिम्फोसाइट्स होगा। क्या होगा, इसका सही जवाब लिम्फोसाइट्स होगा। और लिम्फोसाइट क्या है कि अ टाइप ऑफ WBC यानी कि एक प्रकार की, अगर हम देखें तो एक प्रकार की ये श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, है ना, जिनका बेसिकली काम क्या होता है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू किल डिसीजेस, यानी कि ये बीमारी को, है ना, ये खत्म करती हैं, है ना। और जब ये बीमारी को खत्म करेंगी तो फिर मोनोसाइट नाम की एक और WBC आएगी और वो WBC आकर उस बीमारी को वो खा जाएगी, है ना, उसको वो नष्ट कर देगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, लिम्फोसाइट है ना। अगर आपको मैं थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयत्न करूं तो जो हमारी ब्लड होती है ना, जो हमारा रक्त या खून होता है, उस खून में क्या है, बहुत टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। अब ये वाली जो कोशिका होती है इसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, है ना। ये इसे हम लोग कहते हैं RBC। क्या बोलते हैं इसको, ये होती है RBC, है ना। एक टाइप की और होती है जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर प्लेटलेट का है। और ये जो कोशिका एक और पाई जाती है इसको हम लोग कहते हैं WBC, है ना। अब जो WBC होती है इसके भी बहुत सारे टाइप हैं, है ना। एक को हम लोग देखिए कहते हैं बेसोफिल, है ना। एक को बोला जाता है न्यूट्रोफिल, है ना। एक को क्या बोला जाता है, एजोनोफिल, है ना। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर 2 अदर टाइप की हमें और भी देखने को मिलती हैं। और जो 2 अदर टाइप्स हमें दिखती हैं, इन अदर टाइप्स की अगर बात की जाए तो इनमें से एक को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स, है ना। और वहीं पर अगर देखा जाए तो जो दूसरे नंबर की होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसाइट्स, है ना। अब लिम्फोसाइट्स का काम होता है ना, कि बीमारियों को ये मारता है और इम्यूनिटी को ये मजबूत बनाता है ना। मोनोसाइट का काम क्या है कि जब बीमारी को, है ना, आकर, है ना, लिम्फोसाइट ने मार दिया तो उस बीमारी को अब ये खा लेता है, उसका ये भक्षण करके उसे ये समाप्त करेगा, है ना। फिर उसके बाद बेसोफिल, ये एलर्जी से शरीर की रक्षा करता है ना। अगर किसी चीज से एलर्जी है तो उस समय शरीर की, है ना, जो कोशिकाएं उस एलर्जी से लड़ती हैं ना, है ना, जो थोड़ा ताकत लगाती हैं कि एलर्जी से घबराना नहीं है ना, उनको हम लोग बेसोफिल, है ना। और फिर जो बैक्टीरिया वगैरह से बचने की कोशिश है वो न्यूट्रोफिल, और वायरस और फंगस यानी कि विषाणु और कवक के खिलाफ, है ना, जो WBC लड़ती हैं उसको हम लोग कहते हैं एजोनोफिल, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ये है लिम्फोसाइट्स। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो इसका सही आंसर होगा, है ना। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं
ये जो अन्य ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, है ना, प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स भी एक तरह की क्या है, ये ब्लड सेल है, यानी कि रक्त में पाई जाने वाली क्या है, ये कोशिकाएं हैं, है ना, जिनका काम क्या होता है, इनका काम बेसिकली होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, है ना। ये भी रक्त का थक्का जमाने में, है ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और साथ ही साथ शरीर को जो पावर यानी कि शक्ति मिलती है ना, उसके लिए ये जिम्मेदार होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब कभी भी प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को फिर, है ना, चलने में बड़ी दिक्कत होती है, उसे चक्कर से आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि व्यक्ति बस उसी जगह पर बस बैठने वाला है ना। देन उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स, है ना, ये इसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, है ना, ये भी एक तरह की ब्लड सेल है। और एक है न्यूट्रोफिल, जो कि एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है। और इस डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, जो बैक्टीरियल डिसीज होती हैं, है ना, जो जीवाणु जनित रोग होते हैं, है ना, जो बैक्टीरिया से फैलने वाली, है ना, बीमारी होती हैं, है ना, उनके अगेंस्ट में ये क्या होती हैं, है ना, ये फाइट करती हैं या लड़ती हैं, है ना, ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगले सवाल की ओर। एक बात मैं आप तक पहुंचा दूं, बार बार आपसे एक विशेष मैं आपको सूचना लगातार देता चल रहा हूं कि अभी हम लोग ये एमसीक्यू की सीरीज लेकर चल रहे हैं, है ना। बीच बीच में मैराथन क्लासेस, है ना, साइंस की आप तक पहुंचेंगी, साथ ही साथ जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप तक पहुंचेंगे, है ना। मैथ्स का अभी एक सेशन शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास प्रारंभ होने वाला है ना, आप सब उसका भी लाभ उठाइए, है ना। साथ ही साथ फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर जो हमारा जीए और जीएस वाला पोर्शन है उसमें स्टैटिक पार्ट शुरू हुआ है, तो आप उससे भी, है ना, जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट इकट्ठा करिए और फिर उसके बाद उसे पढ़िए, प्रश्नों को हल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आप आइए, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच सामान्यतः कितना होता है, यानी व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में जो ब्लड अर्थात खून अर्थात रक्त पाया जाता है ना, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है ना। ये एक सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है ना। क्या इसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 6.4 होती है? नहीं, है ना। क्या इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है ना। और क्या इसकी वैल्यू 8.2 होती है? नहीं। क्या इसकी वैल्यू 5.5 होती है? नहीं। इसका मतलब है कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है ना, 7.4 होती है। और अगर इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है तो पीएच क्या डिसाइड करता है ना। पीएच एक तरीके का अगर आप देखें तो ये इंडिकेटर होता है ना। और ये जो पीएच है वो एक ऐसा इंडिकेटर होगा जो ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी जो सब्सटेंस या पदार्थ है ना, वो एसिडिक मतलब कि वो खट्टा है या फिर वो, है ना, कैसा है, बेसिक यानी कि वो क्षारीय है। तो एसिडिक और बेसिक चीजों में डिफरेंस के लिए पीएच वैल्यू का यूज किया जाता है ना। पीएच वैल्यू इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी सोरेनसन ने। किसने की थी? तो इसको खोजा था सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हुए, है ना। उन्होंने ही सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया था, है ना। और इस पीएच वैल्यू में ये बताया गया है कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है ना, 7 से अगर बिलो है तो ऐसी कंडीशन में, है ना, कुछ पदार्थ यानी उस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू, है ना, एसिडिक मानी जाएगी यानी अम्लीय होगी। और अगर ये पीएच वैल्यू 7 से प्लस यानी कि अबव है अर्थात ज्यादा है तो ये वैल्यू फिर क्या मानी जाएगी, है ना, ये बेसिक मानी जाएगी, है ना। पीएच वैल्यू में 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती है ना। 0 से लेकर 3 तक अगर है तो 0 से लेकर 3 तक अगर किसी की वैल्यू आ रही है ना, तो इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते
बोलते हैं ये मजबूत एसिड होता है ना। फिर उसके बाद 3 से लेकर जो 6 तक होती है इसको हम लोग बोलते हैं है ना एसिड, है ना, इसे एसिड है ना। 7 क्या हो जाता है, आप सबको पता है कि ये न्यूट्रल होता है ना, ये उदासीन हो जाता है। और फिर उधर 8 से लेकर 10 तक की जो वैल्यू होती है ना, 8 से लेकर है ना 10 तक की वैल्यू को इसे बोला जाता है क्या, नॉर्मल बेसिक, है ना। ये क्षारीय होगा, है ना, क्षारीय होगा, बेसिक होगा, लेकिन नॉर्मल बेसिक होगा। लेकिन जब हम 11 से लेकर 14 तक की बात करते हैं तो इसमें जो होगा ये हार्ड बेसिक हमें देखने को मिलेगा। तो पीएच एक तरह का इंडिकेटर है, एक तरह का ये संकेतक है जिसके द्वारा आप कोई भी पदार्थ यानी कि कोई भी है ना जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, आप इन दोनों में डिफरेंस, आप इन दोनों में अंतर स्थापित कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगले है ना प्रश्न की ओर। तो कितना होता है पीएच वैल्यू, 7.4। इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, है ना, बेसिक होगा। अब उसके बाद अगले सवाल की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है ना। ये प्रश्न आप सबको पता है कि बहुत ही आसान, बहुत ही सरल ये प्रश्न है कि कौन सा ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर यानी कि है ना सार्वभौमिक दाता कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, नो। ऑप्शन बी ओ नेगेटिव, यस। ऑप्शन सी ए पॉजिटिव, नो। एंड ऑप्शन डी बी नेगेटिव, नो। यानी यूनिवर्सल डोनर हम किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है किसको, तो ये बोला जाता है ओ नेगेटिव को। किसको बोला जाता है ना, ओ नेगेटिव को कहा जाता है ना। अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्लड ग्रुप के बारे में अगर बताऊं तो ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि ह्यूमन में यानी कि जो मानव होता है, इस ह्यूमन अर्थात मानव में 4 टाइप के यानी कि 4 प्रकार के क्या होते हैं है ना ब्लड ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के है ना, जिसमें से एक ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, ए, है ना, दूसरा कौन सा, बी, है ना, तीसरा कौन सा, ओ, और चौथा कौन सा होता है, ए बी, है ना। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, ये जो ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ है इसको सबसे पहली बार 1900 में है ना लैंड स्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था, है ना। और ये जो ए बी ब्लड ग्रुप आप देख रहे हैं इसे 1902 के लगभग ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रोली नाम के है ना एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और इसके मिलने के बाद अब जो ब्लड ग्रुप हो गए उनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। ए, बी, ओ और एक कौन सा हो गया, ए बी हो गया, है ना। अब ये जो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं ये कैसे डिसाइड होता है कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा, है ना। अगर हम बात करें तो आप एक बात जानते हो कि एक विशेष ब्लड सेल होती है ना, एक विशेष रक्त कोशिका होती है और इस ब्लड सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है आरबीसी, है ना। अब ये जो आरबीसी होती है इस आरबीसी पर एक प्रोटीन पाया जाता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एंटीजन। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसको एंटीजन कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन एंटीजन होता है ना, एंटीजन है ना यही डिसाइड करता है कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है। और ये 2 टाइप का होता है, या तो ये कैपिटल ए होगा या तो ये क्या होगा, कैपिटल बी होगा, है ना। और इन दोनों के स्ट्रक्चर में यहां पर एक बड़ा बदलाव किया गया है ना। अगर आरबीसी के बाहर है ना, जैसे अगर आपको यहां पर ये आरबीसी दिख रही है ना, ये आरबीसी है। अब आरबीसी के अगर इस तरफ आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब अपन को ये समझना है कि ये जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ये वाला ब्लड ग्रुप ये ए है ना। और दूसरी तरफ अगर आरबीसी के ऊपर एरो जैसे अगर आपको है ना यहां पर मार्क्स दिख रहे हैं तो ये वाला जो ब्लड ग्रुप है ना, वो ए वाला है ना जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा,
तो ये बी होगा, है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा, एंटीजन ए का आकार कैसा होगा, ऐसा, और बी का आकार कैसा होगा, ऐसा, है ना। अगर ब्लड आरबीसी आपने लिया, बहुत आसान है ना। आप किसी का ब्लड सैंपल लीजिए, ब्लड सैंपल लेने के बाद कांच पर रखिए, उसको एक बार ऐसे ही आप देखते हो, रफ करते हैं, है ना। फिर उसको ऐसे ही हल्का सा चिकनाहट देने के बाद माइक्रोस्कोप से देखिए। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आरबीसी के अंदर या तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा या तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ऐसा, तो इसे हम बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। और अगर एरो जैसा मिल रहा है तो क्या होगा, ये बी है। और किसी किसी में ये दोनों मिलेगा, ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ए बी कहते हैं। और किसी में जब ये दोनों नहीं मिलता तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग ओ कहते हैं, है ना। अगर आप देखें तो अगर किसी में ये दोनों दिख रहा है ना, ये भी है और ये भी है, ये भी है ना, और यहाँ पर ये भी है ना। अगर ये दोनों हैं तो ये क्या हो जाता है, ए बी। लेकिन जब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता तो यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है ना, ये ओ ब्लड ग्रुप हमें देखने को, है ना, मिलता है। और ओ ब्लड ग्रुप दो टाइप के होते हैं, आप सबको पता ही है ना। एक को हम लोग कहते हैं ओ पॉजिटिव और एक को बोला जाता है ओ नेगेटिव। अब जो ओ नेगेटिव होता है ना, है ना, वो जो नेगेटिव होता है इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। एक्चुअल में जो पूरी तरह से प्लेन ब्लड है, जिसमें कुछ भी नहीं, एकदम सीधा साधा सा खून है, वो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है ना। और वो पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ओ पॉजिटिव में क्या होता है, अगर किसी का ओ पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा कि ऐसा आरबीसी होगी, ये आरबीसी है ना, और इसके ऊपर क्या है, ये चौकोर संरचना मिल जाती है। इस चौकोर संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है आरएच फैक्टर, है ना। तो जिस ब्लड में कुछ ना हो, ना एंटीजन हो ना एंटीबॉडी हो, है ना, ना एंटीजन ए ना एंटीबॉडी बी, है ना, और ना ही ये आरएच फैक्टर जैसी चौकोर संरचना हो, सिंपल सी बात ये है, वो ब्लड ग्रुप होगा ओ नेगेटिव। और ओ नेगेटिव ही क्या कहलाता है, ओ नेगेटिव ही कहलाता है अपने आप में क्या, है ना, ये होता है यूनिवर्सल डोनर, है ना। अब अगर हम देखें इस इमेज में तो इधर रेसिपिएंट लिखा है, मतलब कौन, है ना, ब्लड लेता है। तो आप देखिए कि ए वाला इन सब से लेगा, है ना, फिर उसके बाद बी वाला, है ना, इनको दे सकता है ना, और फिर उसके बाद जो डोनर है ना, इनको देखिए, ए वाला इनको देगा, बी वाला इनको दे सकता है ना, ए बी वाला, है ना, ए बी वाला जो है वो सबसे ले सकता है ना, और ओ वाला जो है ना, ओ वाला क्या कर सकता है। अब ये डोनर है ना, डोनर की अगर हम बात करेंगे तो डोनर इधर है, ए वाला ए को देगा, बी वाला, है ना, बी को देगा, ए बी को देगा, ए बी वाला, है ना, अगर हम देखें तो ए बी को देगा, लेकिन लेगा ये, है ना, सबसे, तो रेसिपिएंट बन जाएगा। और ओ वाला जो है तो ये सबको दे सकता है, लेकिन ओ में भी कौन सा देगा, ओ में ओ नेगेटिव जो है ना, वो यूनिवर्सल डोनर बन जाता है। कैसे, क्योंकि उसके ऊपर ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, और ना ही इसके पास में या इसके ऊपर आरएच फैक्टर है, एकदम प्लेन ब्लड है, आसानी से चढ़ाया जा सकता है ना। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर आते हैं तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है वो क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 या प्रश्न क्रमांक 5 हमारा ये कहता है कि आरएच फैक्टर का मुख्य संबंध किसके साथ होता है। व्हाट इज द आरएच फैक्टर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद, है ना, मतलब आरएच फैक्टर एक्चुअल में ये किससे संबंधित है, क्या है ये, है ना, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन से, प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, क्या ये है, क्या, यस, है ना, ये जो है ना यहाँ पर हमें दिखते हैं आरएच फैक्टर, है ना। आरएच फैक्टर की अगर बात की जाए तो ये आरबीसी की सतह पर दिखने वाली एक संरचना है ना। प्लेटलेट्स के आकार से नो, प्लाज्मा की शर्करा से नो वे, और डब्ल्यूबीसी के प्रकार से ना, है ना, डब्ल्यूबीसी अलग सीन है, डब्ल्यूबीसी अलग ही सीन है। तो इसका मतलब सही जवाब क्या, कि आरबीसी के ऊपर एक विशेष स्ट्रक्चर मिलता है, आरबीसी के ऊपर एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरएच फैक्टर। और वो जो आरएच फैक्टर होता है अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, है ना। अगर हम आरएच फैक्टर की बात करें
है ना, ध्यान से समझिएगा। RH फैक्टर की अगर बात की जाए तो इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था वीनर ने। किसने? है ना, इसको डिस्कवर किया था वीनर ने, है ना, वीनर ने इसको डिस्कवर किया और रीसस नामक मंकी में इन्होंने सबसे पहली बार देखा था। और ये रीसस नामक मंकी क्या होता है? तो रीसस नामक जो मंकी है वो लाल मुंह वाले बंदर, है ना, बंदर बहुत प्रकार के होते हैं, काले मुंह वाले, है ना, थोड़ा सा धुस्ते मुंह वाले, लाल मुंह वाले। तो जो लाल मुंह वाले बंदर हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? रीसस बंदर। और जो रीसस बंदर है ना, इस रीसस बंदर की अगर बात की जाए, है ना, तो इसमें उन्होंने सबसे पहली बार क्या देखा? उसकी आरबीसी उन्होंने ली, है ना, उसकी, है ना, आरबीसी उन्होंने ली। और आरबीसी में उन्होंने ये पाया कि इसके ठीक ऊपर, है ना, ऐसे, है ना, चौकोर संरचना, यहां तो आपको ये समझने के लिए ऐसे स्पॉट दिख रहे हैं, ऐसे चौकोर संरचना मिलती है ना। अगर किसी भी आरबीसी के ऊपर ये चौकोर संरचना है ना, तो इसी को बोला जाता है RH फैक्टर। RH फैक्टर प्रेजेंट होने का मतलब होता है कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव। और RH नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? आरबीसी देखिए प्लेन है, आरबीसी में कोई भी चौकोर संरचना नहीं है ना। तो RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर एक टेक्निक है ना। RH फैक्टर एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक तरीका है ना। RH फैक्टर क्या है? तो एक तरह की ये मेथड है ना, एक तरह की ये तकनीक है। और ये ऐसे मेथड या तकनीक है जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि ब्लड ग्रुप यानी कि जो रक्त समूह है ना, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना, ये बताया जाता है ना। और मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो क्या है ये RH फैक्टर? ये आपने यहाँ पर, है ना, समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो धीरे धीरे, है ना, ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त पर आधारित, है ना, जितने भी दिलचस्प और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज वो मैं सब आपके सामने लेकर आया हूँ, है ना। इस सेशन का उद्देश्य है मानव रक्त पर आधारित, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को, है ना, हम समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न से देखिए कितने सारे प्रश्न हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से एक्सप्लेनेशन पर मेरा विशेष ध्यान यहाँ पर रहता है ना। अब उसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि अगली कहानी देखिए, है ना, यहाँ पर क्या है। तो जब हम बात करते हैं तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल ये है कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना रक्त होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ब्लड इज इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बॉडी। यानी कि एक जो ह्यूमन बॉडी है ना, जो मानव शरीर है, उस मानव शरीर में, है ना, कितना, है ना, रक्त होता है। अगर वो वयस्क है, एडल्ट है, तो, है ना, तो कितना होता है? क्या 2 से 3 लीटर? नहीं। क्या 3 से 4 लीटर? नहीं। है ना। क्या 4 से 6 लीटर? यस, यही तो बोलते हैं ना कि 5 से 6 लीटर तो रक्त ही होता है। और जो रक्त होता है ये टोटल वेट का, है ना, मतलब कि जितना भी व्यक्ति का क्या होगा? वजन होगा, इस टोटल वेट का 6 to 8% होता है ना, 6 to, है ना, 8% होता है ना। इसका मतलब ये तकरीबन 4 से 6 लीटर के आसपास हमें ये देखने को, है ना, मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक ये बहुत ही मतलब कि डाटाबेस टाइप का सवाल है ना, आपसे कभी कभार ये पूछ सकता है ना। तो ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है ना। और क्योंकि होता क्या है कि देखिए जो कठिन सवाल हैं वो सबके लिए कठिन होने चाहिए, लेकिन जो सरल सवाल हैं, है ना, जिनमें एक सीरियस जो कैंडिडेट है वो गलती कम करता है, वहां पर अपन को गलती नहीं करना है। वहां पर तो हमें, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, उन प्रश्नों को टैकल करना है ना, और गलतियां करने से बचनी है। तो देखिए एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? तो 4 to 6 लीटर होता है ना। यहाँ पर आप देखिए एक इमेज, है ना, लगा दी गई है ताकि, है ना, आपको थोड़ा सा, है ना, जब आप प्रश्नों को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव यानी कि ये, है ना, आकर्षण लगता है, आपको बोरिंग
जो है वो महसूस नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, है ना। अगला सवाल या अगला क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं एलर्जी प्रतिक्रिया में शामिल होती हैं। याद करिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स WBC आर इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस, है ना। ऑप्शंस आर बेसोफिल्स, ऑप्शन बी मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स और ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो क्या बताया था मैंने कि एलर्जी से लड़ने के लिए बेसोफिल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। मोनोसाइट्स क्या होती हैं, है ना, ये होती हैं टू, है ना, रिस्पॉन्सिबल टू ईट डिसीजेस, यानी कि ये, है ना, क्या करती हैं, ये एक तरह से अगर आप देखोगे तो जो डिसीजेस या बीमारियां होती हैं, है ना, उसको ये खा लेती हैं, उसको ये ईट कर लेती हैं, है ना। लिम्फोसाइट क्या होती हैं, ये डिसीज को किल करती हैं, है ना, ये बीमारियों को मारती हैं, है ना। ये सब WBC है। WBC हमारे शरीर में ना एक बेहतर अमाउंट में होना जरूरी है, 1000 में होती हैं, तकरीबन 10,000 के आसपास होनी चाहिए, है ना। अगर 10,000 थोड़ा ऊपर नीचे है ठीक है चलेगा। WBC कई टाइप की होती है और अगर WBC पर्याप्त हैं तो उन्हें हम लोग फाइटर सेल कहते हैं, लड़ाकू कोशिका जो बीमारियों से लड़ती हैं। ये है WBC की ताकत। और WBC कई टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स। और देखिए बेसोफिल्स इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, है ना। यहां पर, है ना, इस प्रश्न का सही जवाब ये है। न्यूट्रोफिल्स क्या है, बैक्टीरिया को मारता है ना। फिर उसके बाद, है ना, मोनोसाइट क्लीन अप डैमेज्ड सेल। भाई लिम्फोसाइट ने जिसको मारा उसको, है ना, ये क्लीन कर लेता है, खा लेती है, खत्म, है ना। और फिर एसिनोफिल्स की अगर हम बात करें तो जो वायरस वगैरह वाली बीमारियां होती हैं, है ना, उनको एसिनोफिल्स क्या करता है ना, नष्ट करता है। फंजाई से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसको भी ये नष्ट करता है ना। और फिर उसके बाद जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये खासकर बैक्टीरिया के लिए, हाँ फंजाई लिखा जरूर है लेकिन फंजाई के लिए उतना नहीं, ये बैक्टीरिया को मारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही वाली WBC अदा करती हैं। तो क्या है इस प्रश्न का जवाब, तो आप समझ गए, है ना। इसका उत्तर है बेसिकली क्या, बेसोफिल्स, है ना। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल ये कहता है कि मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा, यानी कि मानव रक्त, है ना, जितना भी होता है उसमें प्लाज्मा का अमाउंट कितना होता है ना। क्या ये 25% है क्या, नो, है ना। इज इट 45%, क्या ये 45% है क्या, ना ना। क्या ये 55% है क्या, यस ये है 55%। क्या ये 65% है क्या, नहीं ना, 55% होता है। अगर आप ब्लड का कंपोजिशन देखें, है ना, ब्लड का अगर आप कंपोजिशन यानी कि अगर आप रक्त का संगठन देखें कि रक्त में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो रक्त के संगठन में आप पाएंगे एक पार्ट इसका होता है लिक्विड, है ना, और दूसरा पार्ट इसका होता है सॉलिड, है ना। और लिक्विड पार्ट को ही, जो रक्त में तरल वाला हिस्सा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। और जो इसका सॉलिड वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है कॉर्पल्स, है ना। कॉर्पल्स बोले तो रुधिर अणु, है ना, रुधिर में पाए जाने वाले छोटे छोटे अणु, है ना, छोटे छोटे कण होते हैं। और उन्हीं कणों को पता है ना, ये 3 टाइप के कण होते हैं। और जो 3 टाइप के कण होते हैं इन्हीं को हम लोग RBC, है ना, इन्हीं को हम लोग WBC और इन्हीं को ही प्लेटलेट्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इन्हीं को प्लेटलेट्स कहते हैं, है ना। और जो प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है ये 55% होता है ना। और जो कॉर्पल्स वाला हिस्सा है ये 45% होता है ना। क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है ब्लड में इसीलिए तो रक्त बह पाता है। अगर, है ना, ये सॉलिड पार्ट हो जाए, कठोर भाग अगर ज़्यादा होगा तो क्या रक्त का प्रवाह होगा, नहीं हो पाएगा ना। रक्त प्रवाहित तभी ठीक
ठीक तरह से हो पाएगा, है ना, जब उसमें क्या हो, लिक्विडिटी यानी कि तरलता अधिक मौजूद हो। और तरलता उसे कौन प्रदान करता है, इट प्रोवाइडेड बाय प्लाज्मा, है ना, ये 55%। और 55% ये जो प्लाज्मा होता है ना, इस प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो इसमें 90% तो वाटर होता है ना, 90% पानी होगा, है ना, 2% के आसपास अगर देखा जाए तो मिनरल्स वगैरह होते हैं, है ना, खनिज पाए जाते हैं, और 8% के आसपास इसमें, है ना, प्रोटीन पाया जाता है ना, प्रोटीन पाया जाता है ना। और प्लाज्मा का काम है ये एंटीबॉडीज बनाती हैं, यानी कि ये शरीर को इम्यूनिटी देती हैं, है ना। अगर प्लाज्मा का अमाउंट अच्छा है तो शरीर बीमारियों से लड़ पाने में कैसा होगा, अच्छा। और अगर प्लाज्मा कम है तो फिर यहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ना। अब उसके बाद देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है तनिक ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ना, वो है 55%। और कैसे है ये आपको मैंने यहां पर डिटेल में देखिए समझाया कि ब्लड भाई दो हिस्सों से बनता है, लिक्विड तरल वाला और ठोस वाला। लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा और सॉलिड को हम लोग कॉर्पल्स कहते हैं, रुधिराणु, है ना, वो 55%, ये 45% है ना। प्लाज्मा में 90% पानी, 2% मिनरल, 8% लगभग प्रोटीन होता है। कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोटीन में भी अगर आप देखिए तो इसी में फाइब्रिनोसिन पाया जाता है ना, जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है ना। फिर उसके बाद फाइब्रिनोसिन के अलावा थ्रोम्बिन होगा, फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन होगा, है ना, प्रोथ्रोम्बिन होगा, है ना। फिर उसके बाद एल्ब्यूमिन होगा, है ना। फिर उसके बाद गोल्यूबिन होगा। तो कुल मिलाकर, है ना, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और सबका काम एक तरीके से ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनाना है ना। आइए फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले, है ना, सवाल की ओर। देखिए प्लाज्मा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या यहाँ लिखा हुआ है ना, 55% ऑफ टोटल ब्लड, है ना, और 45% ऑफ टोटल ब्लड, है ना, जो होता है वो, है ना, ये कॉर्पल्स वाला हिस्सा हमें देखने को मिलता है। अब उसके बाद जब हम अगले सवाल की ओर आते हैं तो अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, है ना, अगले सवाल की ओर अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है कि फाइब्रिनोसिन का मुख्य कार्य क्या है ना। फाइब्रिनोसिन, What is the main function of fibrinosin, है ना। अगला सवाल यहाँ पर क्या है कि What is the main function of fibrinosin, है ना। और अभी मैंने जस्ट, है ना, पिछले प्रश्न में करवाया, क्या करवाया, क्या ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, नो, है ना, प्लाज्मा देता है इम्यूनिटी, है ना। फिर उसके बाद ऑक्सीजन परिवहन करने का काम करता है, नो, है ना। क्या ये थक्का रोध करता है ना, एंटी कोगुलेशन करता है क्या, नहीं। क्या ये थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है क्या, हाँ ना, ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, क्लॉट फॉर्मेशन, है ना, थक्का बनाना, क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग, है ना, करने के लिए ये जो फाइब्रिनोसिन, है ना, प्रोटीन होता है ना, ये जिम्मेदार होता है रक्त का थक्का बनाना। और रक्त का थक्का बनना क्यों जरूरी है, तो चोट लगने की स्थिति में, है ना, जब चोट लगती है, खून जब बहता है, तो उस समय अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड पूरा बह जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। इस वजह से रक्त का थक्का बनना चाहिए। लेकिन जब चोट नहीं लगी है, व्यक्ति स्वस्थ है, तो रक्त का थक्का नहीं बनना चाहिए। तो रक्त का थक्का ना बने, है ना, रक्त का थक्का ना बने, इसके लिए जिम्मेदार कौन, तो रक्त का थक्का ना बने इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है हिपेरिन। कौन होगा, हिपेरिन। और जो हिपेरिन ये तत्व होता है ये लीवर में बनता है। कहाँ पर बनता है, इसे लीवर बनाता है, इसे यकृत बनाता है, और इसे हिपेरिन की वजह से शरीर के अंदर का जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसी वजह से वो लगातार प्रवाहित होता रहता है ना। तो दो सवाल यहाँ से बन गए। देखिए एक सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, एक सवाल आपसे वो ये पूछ रहा है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो प्रोटीन होते हैं, है ना, जो प्लाज्मा में बहुत सारे पाए जाते हैं। दूसरी तरफ शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बने, है ना, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो ये हिपेरिन होता है। तो आप देखिए फाइब्रिनोसिन फंक्शन क्या होता है इसका, तो लीवर प्रोड्यूस करता है फाइब्रिनोसिन, है ना, एक्ट एज एक्यूट फेज प्रोटीन, है ना, ये लीवर में एक तरह से देखा जाए तो बनता है ना, फाइब्रिनोसिन प्रोटीन, है ना। और फिर उसके बाद अगर हम देखें
तो और फिर क्या है कि ये है ना प्रोटीन एक तरह का होता है और रोल इन क्लॉटिंग सिस्टम, यानी कि ये ब्लड की क्लॉटिंग करने में ये हेल्पफुल होता है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये इम्यून सिस्टम के लिए भी थोड़ा बहुत रहता है ना, लेकिन इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर इम्यूनिटी और ब्लड क्लॉटिंग दोनों आता है तो आपका सही उत्तर ये होगा, ना कि ये होगा, है ना। इन दोनों में से अगर एक है तो फिर आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये वाला आंसर तब टिक करेंगे जब ये वाला विकल्प आपके पास उपलब्ध ना हो, है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए और क्या होता है फाइब्रिनोजन, आपने समझा, है ना। अगला अगर हम देखें सवाल ये है कि किस अंग में आरबीसी का निर्माण होता है ना। इन विच ऑर्गन आर आरबीसी प्रोड्यूस्ड, यानी जो आरबीसी है ना, आरबीसी क्या है? एक तरह की ब्लड सेल है ना, है ना। रक्त में पाए जाने वाले छोटे छोटे कण है ना, जो गोल रंग के आपने देखा अभी दवाइयों की तरह, जो गोली की तरह दिखाई पड़ते हैं, है ना। जब हम लोग अभी समझ रहे थे आरएच फैक्टर और एंटीजन वगैरह, उस समय पर आरबीसी बता रहा था ना आपको, तो वो आरबीसी की यहाँ पर बात हो रही। अब ये आरबीसी कहाँ पर बनती है? क्या ये लीवर में बनती है? नो। क्या ये बोन मैरो में बनती है, या फिर ये लंग्स में बनती है, या फिर ये किडनीज में बनती है? तो लंग्स में भी नहीं बनती, किडनीज में भी नहीं बनती है, तो आरबीसी बनती कहां पर है? सही जवाब क्या है? अस्थि मज्जा, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन मैरो। और बोन मैरो क्या है, यह कहां पाया जाता है? तो बोन मैरो की अगर बात की जाए तो बोन मैरो की अगर बात करोगे तो एक हड्डी है, और हड्डी के बीच का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये हड्डी है ना, ये एक बोन है, और इस बोन या हड्डी का अगर आप थोड़ा सा अंदरूनी हिस्सा देखोगे ना, तो हड्डी का जो निचला या अंदरूनी हिस्सा होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर नेट टाइप स्ट्रक्चर, वहां जालीनुमा संरचना होती है। और जो नेट टाइप स्ट्रक्चर या जालीनुमा संरचना होती है ना, उसी नेट टाइप या जालीनुमा संरचना को ही क्या कहा जाता है? उसी को हम लोग बोन मैरो कहते हैं। और यही बोन मैरो में है ना ये आरबीसी बनती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। यहाँ देखिए, पहले ये अंदर कुछ ऐसी होंगी और फिर उसके बाद आरबीसी बनने लगेंगी, है ना। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पर सवाल ये है ना, लंग्स का काम क्या होता है? भाई लीवर का काम क्या है? लीवर का काम होता है एक तरीके से अगर आप देखें तो लीवर जो होता है ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, है ना। अगर मैं एक एक तथ्य भी आपको सब में बताऊं तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। दूसरा, फेफड़ों का काम क्या होता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन, है ना, यानी कि है ना रक्त का शुद्धिकरण ये करता है ना। और प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? CO2 वाले ब्लड को किस में कन्वर्ट करना? O2, है ना। मतलब कि CO2 जो ब्लड है उसको O2 में बदल देना, ये लंग्स का काम है। गुर्दा यानी किडनी का काम क्या है? इसका काम है ब्लड फिल्ट्रेशन, है ना। और फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन का मतलब होता है रक्त को छानना, है ना। और रक्त छानने का काम ये करता है, और रक्त है ना शुद्धिकरण करने का काम लंग्स करते हैं। तो दोनों अलग अलग सवाल हैं। अगर पूछा जाए प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़े। अगर पूछा जाए रक्त को छानने की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो किडनी यानी कि गुर्दा। ये दो अलग अलग सवाल हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको है ना बन जाएंगे बहुत अच्छे से। तो एक प्रश्न में देखिए कई सारे सवाल आपको यहां पर कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है कि बिना केंद्रक यानी कि बिना न्यूक्लियस वाली कोशिका कौन सी होती है ना। विच सेल हैज नो न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी कौन सी यहां पर रक्त कोशिका होती है। ये सब जो ऑप्शन में मिलेंगी आपको सब ब्लड सेल हैं। ब्लड भी क्या है? ब्लड भी शरीर में पाया जाने वाला एक तरह का पदार्थ है। और आपको पता है कि मानव शरीर में जो कुछ भी बना है वो किसकी वजह से बना है? बिकॉज ऑफ सेल। सब के पीछे कोशिकाएं जिम्मेदार हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, सेल इज द बेस ऑफ लाइफ एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी एज वेल। यानी कि ये सबसे छोटी इकाई संरचना है और मानव शरीर की तो सबसे छोटी इकाई है। जब तक वो नहीं रहेगी तो फिर शरीर नहीं बन पाएगा। क्या व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं क्या? नहीं।
है ना। क्या लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, प्लेटलेट होती हैं? नहीं। लिम्फोसाइट तो एक टाइप का WBC होता है। जो रेड RBC होती है ना, है ना, जो RBC होती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल होती हैं, है ना, RBC की अगर बात की जाए, एक ऐसी सेल होती है जो कि मिलियंस में पाई जाती है ना। अगर हम ब्लड की बात करें, मतलब रक्त में अगर आप देखें तो रक्त में सबसे ज्यादा, है ना, सबसे जो ज्यादा पाई जाने वाली, है ना, ब्लड सेल है वो कौन सी होती है? वो RBC है ना। ये मिलियंस में पाई जाती है ना, ये मिलियंस में पाई जाती है। और कितना मिलियन? तो 4.5 to 5.5 मिलियन में होती हैं, यानी 45 से लेके 55 लाख के आसपास ये हमारे शरीर में है ना। ये बनती कहाँ पर है? तो आपने देखा बोन मैरो में। और इनकी जो लाइफ होती है, इनका जो जीवन होता है वो होता है लगभग 120 डेज, यानी कि 120 दिन के आसपास, है ना। 120 दिन के आसपास इनकी लाइफ, इनका जीवन हमें, है ना, वहां पर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर, है ना, RBC इसका सही जवाब है। और RBC से संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। 120 दिन है, इसे एरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है ना। क्या बोलते हैं इसको? इसे एरेथ्रो, है ना, साइट्स के नाम से भी, है ना, इसे बायोलॉजी में जाना जाता है। RBC सबसे ज्यादा अमाउंट में ये पाई जाने वाली सेल हैं। RBC की कमी से एनीमिया रोग होता है, जबकि RBC की अधिकता से पॉलीसिथेमिया हो जाता है ना। अगर RBC कम होगी, है ना, अगर RBC है की कमी होगी, ये कम हो गई, तो ये हो जाएगा एनीमिया, है ना, एनीमिया हो जाता है, ये बीमारी होती है। और RBC की अगर अधिकता हो गई तो फिर क्या हो जाएगा? पॉलीसिथेमिया। और पॉलीसिथेमिया में क्या होता है ना, पॉलीसिथेमिया में बेसिकली ये होता है कि शरीर, यानी कि जो हमारी त्वचा है ना, इस त्वचा के ऊपर ब्लैक कलर के, है ना, काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और काले रंग के ये जो धब्बे होते हैं, ये पॉलीसिथेमिया के सिम्टम्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि या तो हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ गया है, या RBC बहुत तेजी से शरीर के अंदर डेवलप हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न क्रमांक 11 का जो है ना सही उत्तर होगा वो होगा क्या? RBC। फिर उसके बाद अगले सब कि अगर हम सवाल पर पहुंचे तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस अंग में पुराने RBCs का नाश होता है ना। मतलब शरीर का वो कौन सा ऑर्गन है, वो शरीर का कौन सा अंग है ना, जहां पर, है ना, जहां पर, है ना, RBCs खत्म होती हैं। RBCs बनती कहां पर हैं? तो RBC बनती है बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा में। लेकिन जब हम RBC की बात करते हैं तो ये खत्म कहां पर होती हैं? तो RBC खत्म होती हैं कहां पर? ये स्प्लीन में, यानी तिल्ली में ये खत्म होती हैं। बोन मैरो में तो बनती हैं, है ना। लीवर तो बड़ी ग्लैंड है ना। और हार्ट ये ब्लड पंप करता है, इसका काम है ब्लड को पंप करना, है ना, ये ब्लड पंपिंग का काम करता है ना। लेकिन जो स्प्लीन होती है, यहां पर आकर RBCs खत्म हो जाती हैं। अब अगर हम स्प्लीन की बात करें, स्प्लीन कहां पर होगा? तो हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट और स्टमक, है ना, हार्ट और स्टमक, इन्हीं के बीच में स्प्लीन होता है ना। यहीं पर ये लोकेटेड होती है, यहीं पर ये स्थित होती है। ये हार्ट है ना, ऊपर की तरफ हार्ट है ना, और हार्ट और नीचे की तरफ स्टमक। हमेशा स्टमक यानी कि जो पेट है, जिसको हम आमाशय कहते हैं, वो कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है। हार्ट भी लेफ्ट की तरफ, और उसके ठीक नीचे पेट होता है। और इन दोनों के बीच में जो ऑर्गन होता है, उसी ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को स्प्लीन, यानी कि उसी को प्लीहा कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्लड बैंक ऑफ RBC कहते हैं, है ना। इसे ब्लड बैंक ऑफ RBC कहते हैं क्योंकि RBC स्टोर भी यहीं रहती हैं। और इसे ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहा जाता है क्योंकि RBC की डेथ भी, है ना, यहीं पर होती है। तो ग्रेवयार्ड मतलब कि RBC की कब्रिस्तान भी इसे कहते हैं, और साथ ही साथ इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। मतलब स्टोर भी यहीं, और यहीं पर उसका खात्मा भी होगा, है ना। रहेंगे भी यहीं, है ना, भले ही जान निकल जाए। इस सिद्धांत पर चलती है हमारी RBC। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। आगे की कहानी क्या है तो इसको आप ध्यान से, है ना, आप समझिएगा। देखिए अगला सवाल है कि रक्त परीक्षण में ESR का पूरा नाम क्या है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESR इन ब्लड टेस्ट, है ना। मतलब कि जब कभी भी ब्लड टेस्ट किया जाता है, रक्त कई सारे परीक्षण होते हैं, CBC आपने
सुना होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसी तरीके से एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ESR, है ना। अब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है वो, है ना। यहां पर ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट स्टैंडर्ड रेट, नो, है ना। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, है ना, यस, यही इसका सही उत्तर है ना। क्या एसेंशियल शुगर रेशियो होता है? नहीं, और ये भी नहीं है। इसका मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी आरबीसी होती हैं, क्या होती हैं, है ना, ये जो हमारी आरबीसी यानी कि ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, है ना, इन लाल रक्त कोशिकाओं को क्या किया जाता है कि एक ट्यूब में डाल दिया जाता है ना, एक ट्यूब में उन्हें डाला जाता है और ये देखा जाता है कि ESR इज अ ब्लड टेस्ट, ये एक प्रकार का रक्त परीक्षण है, दैट मेजर्स, यानी कि यह मापता है हाउ क्विकली एरिथ्रोसाइट, यानी कितना जल्दी जो आरबीसी हैं, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, है ना, सेटल एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब दैट कंटेन्स अ ब्लड सैंपल, है ना, यानी कि ये कितना जल्दी, है ना, किसी भी ट्यूब में ये कितना जल्दी डूब जाती है, ये मापने के लिए, है ना, ये टेस्ट किया जाता है। और अगर ये बहुत तेजी से डूब रही है, इसका मतलब है कि ये कोई संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है ना, ये किसी संक्रमण का, है ना, खतरे या संक्रमण का खतरा, है ना, ये बताती है। अगर ये ज्यादा है, ESR अगर, है ना, ज्यादा है ना, ESR अगर ज्यादा है तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आरबीसीज हैं, है ना, ये बहुत तेजी से डूब रही हैं, है ना, या फिर इनमें उतनी एनर्जी नहीं है कि ये अपने आसपास की बीमारियों और जो हमारे शरीर को हानिकारक तौर पर प्रभावित करने वाले जो पदार्थ अगर घुस गए हैं तो उनसे लड़ पाने में ये सक्षम या मजबूत नहीं है ना। तो ये होता है यहाँ पर ESR क्या है, इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब उसके बाद अगले सवाल पर हम लोग पहुँचते हैं। तो अगले सवाल पर आने से पहले, है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल ग्रहण करूँगा और जल ग्रहण करने के पश्चात हम लोग, है ना, इस सवाल को, है ना, आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कहता है, तनिक ध्यान से समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि रक्त, है ना, जो ब्लड होता है ना, ब्लड प्लाज्मा, कोशिकाओं और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। मतलब कि जो ब्लड है, क्या उसमें प्लाज्मा होती हैं, सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं? होती तो है ना, सही है। प्लाज्मा भी होता है ब्लड में, सेल्स में भाई RBC, WBC और प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा, प्लाज्मा रक्त का द्रव हिस्सा है और यह पीले रंग का होता है, बिल्कुल, है ना। प्लाज्मा यह ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट ही तो है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, बिल्कुल सही है। RBC का निर्माण यकृत में होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि RBC कहाँ पर बनती हैं? ये बनती है बोन मैरो में, है ना, ये बोन मैरो में बनती है। और बोन मैरो क्या होता है, यानी कि अस्थि मज्जा, है ना। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था ना कि अस्थि मज्जा का मतलब क्या होता है ना, मतलब हड्डियों के बीच में वो जालीनुमा संरचना, उसी को हम लोग बोन मैरो कहते हैं, वहीं पर RBCs बनती हैं। इसका मतलब, अब देखिए सही विकल्प चुनिए। क्या सभी तीनों कथन सही है? नहीं, केवल 1 और 2 सही है। यस, केवल 2 और 3 सही है, तो 3 तो सही है नहीं, मतलब ये भी नहीं। 1 और 3 सही है ना, या फिर केवल 1 और, है ना, 2 सही है, तो यहाँ पर केवल 1 और, है ना, 2 सही है ना। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर भी आपको मैंने, है ना, सामने प्रत्यक्ष तौर पर रख दिया है ना। अब उसके बाद देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है, तनिक ध्यान से समझिएगा, है ना। रक्त समूह और एंटीजन और एंटीबॉडी का मिलान करें। भाई एक तरफ ब्लड ग्रुप है और दूसरी तरफ एंटीजन या एंटीबॉडी है ना। आपको मैच करना है कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन या कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीजन क्या है? RBC में पाए जाने वाले प्रोटीन है जिनका काम है ब्लड ग्रुप बताना। एंटीबॉडी क्या है? प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं जिनका काम क्या है? शरीर को इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, है ना। अब देखिए कॉलम A इस तरफ, कॉलम B इस तरफ, है ना। अगर हम बात करें, क्या ये जो A वाला ब्लड ग्रुप है ना, इसको आप देखिए कि A वाले ब्लड ग्रुप में क्या एंटीजन A और
एंटीजन बी है ना नाम की एंटीबॉडी होती है। मतलब एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी क्या बी होती है क्या इसमें, है ना। बी वाले में क्या एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होता है क्या, है ना, ऐसा कुछ होता है क्या, है ना। और जो ए बी होता है उसमें एंटीजन ए व बी होता है और कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है। बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। और ओ में क्या बोल रहा है कि कोई एंटीजन नहीं होता, दोनों एंटीबॉडीज इसमें पाई जाती हैं, ये भी सही है। भाई एंटीजन और एंटीबॉडी आपने सुना होगा कि एक दूसरे से उल्टा चलते हैं। अगर किसी में एंटीजन ए है, मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है ए, तो एंटीबॉडी भी दो टाइप की होती हैं, उनको हम स्मॉल से दर्शाते हैं। एंटीजन को हमने कैपिटल ए कैपिटल बी से दर्शाया था, और एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी देती है उनको हम स्मॉल ए स्मॉल बी से दर्शाते हैं, है ना। बस ये दोनों में यहाँ पर फर्क होता है। क्या फर्क होता है, तनिक ध्यान से यहाँ पर देखिए, समझने का प्रयत्न आप लोग करिएगा। क्या है, देखिए क्या है सिनेरियो, इसको आप यहाँ पर समझिए। अगर किसी में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी ही होता है, और अगर किसी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी होता है। सेम नहीं होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों की संरचना ऐसी हो जाती है कि अगर ये सेम हो जाएंगे तो एक दूसरे से ही, है ना, ये जुड़कर और एक दूसरे में ही लिपट कर ये ब्लड को खत्म कर देंगे, और ब्लड ही नहीं बहेगा, है ना, थक्का बन जाएगा शरीर के अंदर ही, तो वहीं पर, है ना, व्यक्ति की क्या है ना डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। और जो ओ होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन दोनों एंटीबॉडी होती हैं। ए बी में, है ना, एंटीजन ए बी होता है, एंटीबॉडी नहीं होती है ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर एंटीबॉडी जिसमें दोनों हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। तो ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि भाई जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं उनमें उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है। और जो ए बी वाले हैं उनकी एंटीबॉडी होती नहीं है, इस वजह से इम्यूनिटी ऐसा बोलते हैं कि वो कमजोर होती है ना। अब उसके बाद इस सवाल का सही जवाब क्या, 1 2 3 4, है ना। एक भी सही, दो भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। ये सब एक दूसरे से मैच यहाँ पर, है ना, कर रहे हैं, सब यहाँ से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है ना। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है कि हीमोफीलिया, है ना, या फिर जिसको हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। ये जो हीमोफीलिया है एक तरह की बीमारी होती है, और हीमोफीलिया रोग में क्या दोष होता है, मतलब जब किसी को हीमोफीलिया होता है तो उसमें क्या होता है ना। What is the defect in हेमोफीलिया? भाई अगर किसी को हेमोफीलिया हुआ तो क्या होगा, है ना, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाएगी क्या, नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है ना। थक्के बनने में असमर्थता, है ना, कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, है ना, या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी, है ना, ये भी गलत। और प्लाज्मा में शर्करा की अधिकता, ये भी गलत। सही जवाब क्या है, थक्के बनने में असमर्थता, है ना। हीमोफीलिया एक तरह की, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। कहते हैं कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि ये आनुवंशिक एक तरह की बीमारी है, और ये एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है, ये ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना, जिसके बारे में क्या कहा जाता है ना, जिसके बारे में बेसिकली ये बोला जाता है कि अगर किसी को हेमोफीलिया है तो हेमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। इसका मतलब अगर किसी को चोट लगती है तो चोट लगने वगैरह पर, है ना, लगातार जो ब्लड होता है ना, वो लगातार ब्लड चला जाता है बाहर, है ना। और जब शरीर के अंदर, है ना, बेसिकली ब्लड ही नहीं होगा तो फिर सर्वाइवल अपने आप में कठिन हो जाएगा ना। कैसे व्यक्ति फिर सर्वाइव कर पाएगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। फिर उसके बाद देखिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो क्या है ये आप समझ गए। और हेमोफीलिया, इसको हम लोग रॉयल डिसीज कहते हैं, है ना। कहा जाता है कि ब्रिटेन की महारानी से ये शुरू हुआ था, है ना। ब्रिटेन की जो क्वीन है ना, कहते हैं उनको सबसे पहली बार हुआ था ये हेमोफीलिया, और जो ब्रिटेन की क्वीन है वहाँ शुरू हुआ, इसीलिए इसको रहीसी बीमारी यानी कि रॉयल डिसीज के नाम से जाना जाता है ना। अब उसके बाद देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना, और बात करते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अब अगर बात की जाए तो देखो ये जो इमेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, इस इमेज की अगर बात की जाए तो ये वाली इमेज आप देखिए, ये नॉर्मल ब्लड वेसल होती हैं, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल में है। और ये वाली क्या होती है ना, ये हीमोफीलिया होता है, जिसमें आप देखोगे कि ब्लड जो होता है ना वो, है ना, बाहर ही बहता ही रहता है, ये क्लॉटिंग नहीं होती। यहाँ पर देखिए क्या हो गई, क्लॉटिंग, है ना,
प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, यहाँ प्लेटलेट काम करने लगते हैं, खून का थक्का, और जो प्रोटीन प्लाज्मा में होते हैं वो सब मिलकर है ना यहाँ थक्का बनाएंगे। लेकिन हेमोफीलिया में ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लड बह रहा है तो बह जाएगा और व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है ना, या डेथ हो ही जाती है। ये चीज हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, अगर हम प्रश्न क्रमांक 17 पर पहुंचे तो क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है, तनिक ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्रमांक 17 ये कहता है कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है ना, और ये कैसा डिसऑर्डर है, ये भी एक तरह का जेनेटिक है ना, ये भी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, इसका मतलब ये भी आनुवंशिक रोग है ये, है ना। आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, व्हाट शेप डू आरबीसीज टेक इन सिकल सेल एनीमिया, यानी जब किसी व्यक्ति को है ना, जब किसी पर्सन या किसी व्यक्ति को है ना सिकल सेल एनीमिया होगा तो सिकल सेल एनीमिया होने पर है ना, या उस कंडीशन पर है ना, आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, क्या गोल होगा, नहीं होगा, क्या अंडाकार होगा, नहीं होगा, क्या ट्रायंगुलर होगा, नहीं होगा, तो कैसा हो जाएगा, ये हंसिए जैसा यानी सिकल जैसा है ना स्ट्रक्चर ये हो जाता है। तो एक तरह की ये भी आनुवंशिक बीमारी है। अब आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए कि यहाँ पर है ना ये एक ब्लड वेसल है, मतलब कि है ना ये एक रक्त वाहिका है ना, ब्लड वेसल है ये, और रक्त वाहिका के अंदर अगर आप देखिए तो ब्लड वेसल में यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है। ये अच्छी वाली आरबीसी है, ये जो आरबीसी दिख रही है आपको यहाँ पर है ना, ये बेहतर वाली आरबीसी है, ये अच्छी वाली आरबीसी है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ, लेकिन यहाँ जहाँ पर ये देखिए हंसिया जैसे बन गई है ना, ऐसे टूट जाती हैं, जहाँ पर ऐसे टूट गई ऐसे है ना, ये हंसिए जैसा स्ट्रक्चर ले लिया, उसी को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, है ना। सिकल सेल एनीमिया ये यहाँ पर फंस जाएंगे, और फंस कर क्या करेंगे पता है कि ये फंसने के बाद ना ये ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो, ये रक्त को बहने से रोक देंगे, और जब ये ब्लड को बहने से रोकेंगे ना तो ये कंडीशन बन जाती है हार्ट अटैक वगैरह की, है ना, व्यक्ति की यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो क्या है सिकल सेल ये आपने समझा। और अभी गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने क्या किया है ना, जो गवर्नमेंट है सरकार ने 2023 में क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ना, एक यहाँ पर कार्यक्रम चलाया, और जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ इस प्रोग्राम या कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं राष्ट्रीय है ना सिकल सेल एनीमिया मिशन, है ना। और ये जो राष्ट्रीय सिकल सेल है ना एनीमिया जो मिशन है, ये मिशन एक तो 2023 में प्रारंभ हुआ है ना, 2023 में, और ये एमपी के शहडोल से शुरू हुआ है ना, मध्य प्रदेश के शहडोल से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसको प्रारंभ किया गया है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसका लक्ष्य या इसका गोल क्या है कि 2047 तक है ना सिकल सेल एनीमिया से मुक्त भारत, सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति, यानी कि ये जो सिकल सेल एनीमिया से संबंधित है ना जो समस्याएं हैं देश में, इनको ठीक कर लिया जाएगा, है ना। ये बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग है ना आगे बढ़ें, देखिए ये है एक नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी दिख रही है, और ये वाली आपको ये सिकल सेल आरबीसी दिख रही है ना। इसमें आपको नॉर्मल हेमोग्लोबिन दिखेगा इसके अंदर ऐसा, और यहाँ पर आपको ऐसा दिखने लगेगा, ये अब नॉर्मल हेमोग्लोबिन है ना, ये अब नॉर्मल और आरबीसी ऐसे हो जाएगी। इसी को हम लोग सिकल सेल एनीमिया बीमारी कहते हैं, है ना। अगले सवाल की अगर तरफ हम लोग बढ़ें तो देखिए अगला सवाल क्या है, तो तनिक ध्यान से समझिएगा, है ना। अगर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि कौन सा, है ना, थोड़ा सा बोर्ड ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दिक्कत या समस्या कर रहा है, पर आप लोग है ना टेंशन मत लीजिए, आ गया है ना। कौन सा रक्त रोग शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करता है, मतलब कि इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाला है ना जो है वो बीमारी कौन सी है, जो इम्यून सिस्टम को जो अफेक्ट कर दे, वो डिसीज कौन सी है, क्या थैलेसीमिया, नहीं, HIV एड्स, यस, स्कर्वी ये तो विटामिन सी की कमी से होता है, ये तो है ना विटामिन है ना सी की कमी से होता है, ये आपको पता ही है। मलेरिया ये तो प्रोटोजोआ से होता है
है ना, ये तो प्रोटोजोआ से होता है। ऐसी बीमारियां है ना जिसमें इम्यूनिटी पर सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता, HIV एड्स। और HIV एड्स एक वायरस डिसीज है, ये है ना, ये एक वायरस डिसीज है, वायरस डिसीज है जो अफेक्ट करती है, जो प्रभावित करती है ना, विच अफेक्ट्स, जो प्रभावित करती है किसको, इम्यूनिटी को, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये प्रभावित कर देती है, इम्यूनिटी को ये डैमेज करती है। और साथ ही साथ है ना और क्या करती है कि इसका अभी तक पूरी तरह से ट्रीटमेंट हुआ नहीं है ना, इसीलिए कहते हैं कि सुरक्षा ही इस बीमारी का एक बड़ा बचाव है। क्यों होता है HIV, है ना, क्या है ये आपको पता ही है, एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना। और ये जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, डेफिशिएंसी वायरस, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नाम का, है ना, जो है विषाणु होता है, और वो है ना जब इंटर करता है शरीर के अंदर तो ये पूरी इम्यूनिटी को नष्ट कर देता है। अगर इसके फर्स्ट केस की बात की जाए तो फर्स्ट केस इसका आया था USA में, है ना, 1981 के लगभग, है ना। और जब हम बात करते हैं इंडिया में तो ऐसा बोलते हैं कि भारत में इसका जो पहला मामला था वो 1986 के आसपास में ये आया था, है ना, HIV, है ना, जो कि असुरक्षित यौन संबंध से होता है, अगर है ना सेक्सुअल कांटेक्ट बिना सिक्योर तरीके से है तो, है ना, किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड चढ़ा देना जो पहले से अफेक्टेड है ना, या फिर साथ ही साथ अगर आप देखो निडल या सिरिंज का इस्तेमाल करना, है ना, तो बहुत सारे जो वेज हैं जिनकी वजह से ये अगर देखा जाए तो HIV फैलता है। तो क्या है इसका सही जवाब, HIV एड्स है ना। अब उसके बाद अगले सवाल की तरफ अगर आए हम तो हेमोलाइसिस का अर्थ क्या है ना, हेमोलाइसिस क्या होता है। हेमोलाइसिस का मतलब होता है कि इसमें क्या हेमोग्लोबिन, हेमोलाइसिस मींस इंक्रीज इन हेमोग्लोबिन, है ना, क्या होता है ना, हेमोलाइसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमोलाइसिस, ऐसा ये सवाल होगा, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, है ना, हेमोलाइसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमोलाइसिस। क्या इसमें हेमोग्लोबिन बढ़ता है, नहीं। क्या RBC का विघटन होता है, यस, इसमें RBC टूटती हैं। और WBC का निर्माण होता है क्या, नहीं। प्लेटलेट्स की कमी, नहीं। ये ऐसी बीमारी होती है हेमोलाइसिस, एक ऐसी समस्या होती है जिसमें RBC क्या होता है पता है ना, RBC बहुत तेजी से टूटने लगते हैं। और जब RBC टूटते हैं ना तो RBC का टूटना, और RBC टूटते हैं तो उन्हीं से फिर आगे चलकर क्या है, बिलिरुबिन जैसे पिगमेंट भी बनते हैं, है ना, बिलिरुबिन जैसे वर्णक भी बनते हैं। और जब यही बिलिरुबिन शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पीलिया यानी कि जॉइंडिस जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 19, हेमोलाइसिस का अर्थ क्या है, तो हेमोलाइसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें RBC का विघटन होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ RBC। इसमें जो RBC होती हैं, है ना, वो क्या होती हैं, है ना, यहाँ पर, है ना, टूटने लगती हैं, है ना। अब उसके बाद अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखिए अगला सवाल जो कहता है वो अगला सवाल क्या है ना, अगला सवाल अगर देखा जाए तो अगला सवाल कहता है मल्टीपल मायलोमा किस प्रकार का रक्त रोग है ना। अब ये ब्लड से संबंधित बीमारियों पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं, और सही ऑप्शन क्या है, विच व्हाट टाइप ऑफ ब्लड डिसीज इज मल्टीपल मायलोमा। मल्टीपल मायलोमा एक तरह की बीमारी होती है, लेकिन ये किसकी वजह से होती है, क्या है ये समझिएगा। अब क्या हेमोग्लोबिन डिफेक्ट होता है, नहीं। क्या ये WBC का कैंसर है, क्या, यस, है ना। क्या ये प्लेटलेट की असामान्यता है, क्या, नहीं। क्या ये यकृत संक्रमण होता है, क्या, लीवर इन्फेक्शन, नो, है ना। तो जो मल्टीपल मायलोमा होता है वो WBC का, है ना, एक टाइप का ये कैंसर होता है ना। और सही मायने में अगर देखा जाए ना तो ये मल्टीपल मायलोमा में क्या होता है कि एक टाइप से WBC क्या, बल्कि है ना ऐसा बोला जाता है कि जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं, है ना, ये प्लाज्मा सेल्स में होने वाला ये कैंसर होता
है ना। और ये WBC का भी एक टाइप का कैंसर बनता है। तो एक टाइप का कैंसर है, कैंसर रोग है ना, जो इनकी वजह से होता है ना। फिर उसके बाद देखिए ल्यूकेमिया, अगला सवाल क्या है, फिर से वही बीमारी पर आधारित और ब्लड से संबंधित जो बीमारियां है ना एग्जाम में पूछी जाती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ध्यान से आप इनको समझते चलिएगा। ल्यूकेमिया में असामान्य रूप से बढ़ने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ल्यूकेमिया होता क्या है? ल्यूकेमिया क्या है? व्हाट इज ल्यूकेमिया? तो ल्यूकेमिया है ना, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स ग्रो अब नॉर्मली इन ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ये एक तरह का ब्लड कैंसर है, मतलब रक्त में होने वाला कैंसर। और ये जो ब्लड कैंसर है वो क्या किसकी वजह से होता है? तो ये होता है WBC, है ना। RBC नहीं, प्लेटलेट्स नो, प्लाज्मा कोशिकाएं, है ना। तो जो प्लाज्मा कोशिकाएं हैं वो सही मायने में जिम्मेदार होती हैं मल्टीपल माइलोमा में, है ना। अगर हम मल्टीपल माइलोमा में दो में से एक को अगर चूज करें, देखिए अगर विकल्प में WBC है तो, है ना, अगर ऑप्शन में है प्लाज्मा सेल्स तो ये राइट होगा, ये हमारा सही जवाब होगा, ये हमारा सही जवाब होगा, ये हमारा फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं ल्यूकेमिया में तो ये WBC की अधिकता से होता है। आप देखिए इस इमेज को, इस इमेज को अगर आप देखें तो ये ल्यूकेमिया होता है ना। ये नॉर्मल ब्लड है, एक सामान्य ब्लड है जिसमें आपको क्या दिख रहा होगा? जिसमें आपको दिख रहा होगा कि RBC बहुत ज़्यादा है ना, RBC बहुत ज़्यादा है और WBC उसकी तुलना में कम है। लेकिन जब ल्यूकेमिया केस होता है तो RBC कम आपको दिखने लगती हैं और ल्यूकेमिया सेल्स जो होती हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर, है ना। तो जो रक्त में होने वाला कैंसर है ना, वो ये कहलाता है। फिर उसके बाद देखिए, है ना, अगला स्टेटमेंट पर आधारित सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22। और स्टेटमेंट पर आधारित सवाल क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या रक्त का सामान्य pH मान लगभग 6.8 होता है क्या? अरे नहीं होता ना, है ना। कैसे होगा? नहीं होगा भाई, 7.4 होता है, हमने शुरू में ही डिस्कस किया। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, हाँ, आयरन की वजह से ही ब्लड का जो कलर होता है ना, रक्त का जो है ना रंग होता है, ये कलर कैसा होता है? रेड होता है, ये लाल होता है ना। फिर RH फैक्टर RBC की सतह पर उपस्थित प्रोटीन होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है लेकिन पहला गलत है ना। देखिए सभी केवल कथन एक गलत है, क्या ये है क्या? केवल कथन एक गलत है ना, बिल्कुल, है ना। एक वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। केवल कथन 2 गलत है, केवल कथन 3 गलत है, या सभी कथन गलत है, पहला वाला गलत है ना। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये आपको, है ना, बाकी प्रश्नों को भी जब आप डिस्कस करते हैं ना तो आगे बहुत सारे सवाल, जब हम एक प्रश्न पर भी डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो आगे के सवाल अपने आप हमसे बन जाते हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कहता है। तो जब हम अगले सवाल की ओर आते हैं तो अगला सवाल क्या है कि किस अंग द्वारा रक्त में यूरिया का स्तर नियंत्रित किया जाता है? विच ऑर्गन रेगुलेट्स द लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड, है ना। अब ये जो यूरिया होता है, ये यूरिया है क्या? यूरिया ना एक तरह का ये वेस्ट होता है, ये एक तरह का अपशिष्ट होता है ना। और ये कि ये ऐसा वेस्ट या अपशिष्ट होगा जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता, ये हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं होता यूरिया, इसको लीवर बनाता है। कौन बनाता है? इसको लीवर बनाता है। और इस यूरिया को, है ना, जो किडनीज होती हैं हमारी, जो गुर्दे होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? उसके लेवल को कंट्रोल करते हैं। आवश्यकता से अधिक यूरिया को यूरिन के माध्यम से इसे पास कर दिया जाता है ना। और किडनी का काम क्या होता है कि किडनी इस यूरिया को, है ना, यूरिन के माध्यम से इसे शरीर से बाहर कर देती है, इसे शरीर से बाहर कर देती है ना। ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है ना। तो ये काम देखिए, फेफड़ों का काम क्या है? रक्त का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन, जानते हैं आप, है ना, ये प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, है ना। लीवर का काम क्या है? यूरिया बनाना, यूरिया बनाना यहां पर बनता है ना। तिल्ली का काम क्या है? तिल्ली का काम है भैया RBC वगैरह की डेथ होती है, यहाँ पर मृत्यु वगैरह के लिए जाना जाता है इसको। तो बचा क्या ऑप्शन? किडनी, सही
है ना। और अब उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं अगले सवाल पर, और क्वेश्चन नंबर 24 यानी प्रश्न क्रमांक 24 क्या कहता है, तनिक ध्यान से समझिएगा। आखिरी लगभग ये हमारा सवाल होगा। और क्या कह रहा है ये सवाल, तनिक ध्यान, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। स्टेटमेंट पर बेस्ड ये सवाल है। क्या है, फाइब्रिनोजिन थक्का बनने की प्रक्रिया में भाग लेता है। क्या फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन है थक्का बनाता है, ये तो अलग से क्वेश्चन भी पूछा है, बिल्कुल, है ना। एल्ब्यूमिन रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यस। और क्या ग्लोब्यूलिन श्वसन में सहायक होता है, नहीं। ये क्या करता है, ये किडनी और है ना लीवर वगैरह को ये ठीक करता है ना। किडनी और लीवर वगैरह को ठीक करता है, को ठीक करता है, को ठीक करता है ना। ये किडनी और लीवर वगैरह को ठीक करता है, इसका काम है ना। बाकी ब्लड क्लॉटिंग भी होता है, ब्लड क्लॉट में ये इस्तेमाल होता है ना। इसका ये काम नहीं होता जो यहाँ पर लिखा हुआ है, श्वसन या फिर रेस्पिरेशन के लिए ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या कि 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए है ना जो है इसका सही उत्तर यानी सही आंसर हो जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा, है ना। अब उसके बाद देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेकर हमारा जो नया बैच है वो 22 सितंबर को शाम को 5 से 8 के मध्य शुरू होने जा रहा है। आप जल्दी से इसका हिस्सा बनिए और साथ ही साथ हमारी सुविधाओं का लाभ लीजिए। ऑफलाइन हमारा सेंटर जो है वो ये है, आप यहाँ एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ विजिट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर आप, है ना, दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हमारे साथ साझा करिए। अगर आपको लगता है कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है तो आप बिल्कुल सलाह दीजिए। आपके सलाहों और सुझावों का हार्दिक स्वागत है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।